नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो हमारी हरियाणा पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर एक सीरीज चली हुई, उसका कल हमने नेक्स्ट पार्ट डाला था 22वां, आज हम पहुंच गए 23वें पार्ट में। तो कल के पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन हमारी शुरू हो चुकी थी। तो उसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। हालांकि वहाँ पे जो रिक्वेस्टें आई हुई थी कि हिंदी में डालिए, हिंदी में बताइए शब्द की, हरियाणा पीटी में एक सर ने जो है वहाँ पे कमेंट कर रखा था कि जो हरियाणा पीटी का एग्ज़ाम होना वो हिंदी में होगा। ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ये वर्ड मैं इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए हिंदी में याद करने की बजाय इंग्लिश में याद करना ईजी होंगे ये वर्ड जो हमने आपको बताया, जैसे ट्रैक किया है, फोरेंक्स, एलोरेंक्स, ये हिंदी में ज़्यादा ईजी होते हैं याद करने, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये हिंदी में जो है इंग्लिश में करवा रहा हूँ, ताकि इजीली इसको एक वर्ड में और कर लोगे आप। हिंदी में जो है ना याद करने में फंस जाओगे आप। अब इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम सीधा नाम है, हिंदी में आप श्वसन तंत्र, कंफ्यूज, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पता आप कितने कंफ्यूज होते हैं, नहीं, लेकिन मैं हो जाता हूँ कंफ्यूज इन सिस्टम्स में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप जो है इसको जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे एज इट इज करने की, इंग्लिश में। पॉइंट नोट कर लीजिए, बार बार याद करते रहिए। तो कल हमने जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के पार्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, तो कल जो हमने कवर किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट थे अलग अलग, उसके बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं। जो एक पूरा वीडियो में आपको साइड में आ रहा होगा, आप देख सकते हो किस प्रकार से कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका नोज पूरा दिखा रहा है। सबसे पहले तो समग्र हुल टू पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो आप सबसे पहले पूरे सिस्टम को देख सकते हो। इसके बाद नोज आपकी आती है। नोज को हिंदी में नाक बोलते हैं, ये सभी को पता होता है, मेरे को भी पता है। तो आप देख सकते हो नेज़ल कैविटी। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीक्वेंस बताओ नाक की, नोज की तरफ से, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीरियल वाइज। फिर आपका फोरेंक्स आएगा सेकंड नंबर पे, अगर एग्जाम में आ जाता ना सीक्वेंस में लगाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्रम वाइज। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो होता है पार्ट, वो फोरेंक्स के बारे में कल मैंने आपको बताया भी था ना कि खाना और सांस वाले तंत्र को अलग करता है। फिर लोरेंक्स आपका है, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड होती है, जिसके अंदर से हमारी आवाज़ निकलती है, वो वाला पार्ट। फिर ट्रैकिया आपका था, नेक्स्ट पार्ट जो था वो ट्रैकिया था। और फिर ट्रैकिया के जो दो पार्ट लंग्स के अंदर चले जाते हैं उनको ब्रोंची बोला जाता है, ठीक है। दोनों तरफ एक एक फेफड़ा हमारा होता है, आप सभी को पता है। और उसके अंदर जब ट्रैकिया इंटर करता है, दोनों में अलग अलग टू पार्ट में डिवाइड होके, तो दोनों में जो एंट्री करता है वहाँ पे उसको ब्रोंची बोला जाता है। ब्रोंची से आगे होती है आपकी एल्वियोली। एल्वियोली जो है लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद आपके आ जाते हैं लंग्स, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, साइड में जो चल रहा है, आप भी थोड़ा सा बचा उसको देख सकते हो। एल्वियोली के बाहर से हमने आपको जैसा बताया कि छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं वहाँ से, बॉडी के हार्ट से। तो ये चित्र आपने देखा, ये हमारा मैंने आपको फिर दोबारा क्यों दिखाया, क्योंकि कई बार सीक्वेंस आ जाती है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले नोज है, फिर फोरेंक्स है, फिर लोरेंक्स है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, फिर एल्वियोली, फिर लंग्स, ठीक है। ये बात हमारी होगी कंप्लीट। अब आज हम नेक्स्ट हमारा जो वन लीनियर क्वेश्चंस उनके ऊपर पहुंच गए हैं। तो कल हमने जो है लंग्स तक कर लिया था, तो आज फिर से थोड़ा लंग्स के जो बचे हुए उसको डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं, सभी को पता है, जो क्या होते हैं थोरैक्स कैविटी के बाई और दाईं ओर स्थित होते हैं। देखो दोनों तरफ होते हैं। थोरेसिक कैविटी हमारी जो होती है, थोरेसिक पार्ट जो स्पाइन का हमने पढ़ा था, स्पाइन के थोरेसिक पार्ट में 12 वो होती हैं वर्टेब्राज, और सामने होती हैं 12 रिब्स, ठीक है। बोन्स का ढांचा हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना 12 जोड़े रिब्स के होते हैं चेस्ट के अंदर, आपको पता होगा। तो इसके बीच दोनों ये होते हैं, ठीक है। आपके एक लेफ्ट में होता है फेफड़ा, एक राइट में होता है। इन क्या करती, शंकु आकार की होती है। फेफड़ों के ऊपरी सिरे को अपेक्स कहते हैं और निचले सिरे को बेस कहते हैं। एक बार मैं आपको लंग्स की फोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हो शंकु आकार होते हैं, साइड में पिक्चर आ रही होगी। और इनके ऊपरी सिरों को क्या कहते हैं, एपेक्स, और निचले हिस्से को क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। ये हो गया।
बायां फेफड़ा जो है दाएं से छोटा होता है, जो आपका लेफ्ट साइड जो फेफड़ा होता है हार्ट की साइड वो छोटा होता है राइट साइड वाले फेफड़े से। छोटा होने का कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट को भी जगह चाहिए, दिल को भी, इसी कारण से जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि वहां पे हार्ट भी जो है स्थित होता है, तो हार्ट कुछ जगह जो है इस हिस्से की ले लेता है। इसके बाद ये हमारे हो गए पार्ट्स, और मैंने आपको लंग्स के काम वगैरह बता दिए सारे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट यही थे इसके। तो ये हो गए पार्ट्स। इसके बाद हमने पहले के वीडियोज आपने देखे होंगे, उसमें जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, एनेचिक मसल, एचिक मसल, हार्ट की मसल, ठीक है, वॉलेंट्री एचिक मसल, इनवॉलेंट्री एनेचिक और कार्डियक हार्ट की मसल, 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। अब बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना वो मसल्स की मदद से ही काम करते हैं, ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें भी जो है कुछ मसल्स होती हैं जो इस सिस्टम के अंदर लगातार कंटिन्यू काम करती रहती हैं। अब कुछ एक ऐसे सिस्टम है जैसे आपका कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें वो मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, मतलब अपनी इच्छा से ही काम करती रहती हैं वो 24 घंटे, जैसे हम सो रहे होते हैं ना तो भी वो मसल्स काम करती रहती हैं। तो अब हम डिस्कशन करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो है आपकी मेनली 2 प्रकार की मसल्स होती हैं, 2 मसल्स होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी इंटरकोस्टल मसल, और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है डायफ्राम। उनको विद चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती हैं और डायफ्राम कौन सी मसल है, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 जो है यहाँ पे दिखाएंगे विद फोटोज, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, मसल्स एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मसल्स के ऊपर डिस्कशन चला हुआ है, तो सबसे पहले हम इंटरकोस्टल मसल के ऊपर जो है बात कर लेते हैं। इंटरकोस्टल मसल भी फिर 2 प्रकार की हो जाती है आपकी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मसल्स को थोड़ा और समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़े का साइज कम हो जाता है। ये फेफड़ों का फूलने का और साइज कम होने का जो प्रोसेस हो मसल्स की मदद से होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारी श्वसन की जो मसल्स हैं, तो फेफड़ों का साइज कम हो जाता है। जब वो रिलैक्स करती हैं तो क्या होता है, फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में कौन मदद करता है, आपकी मसल्स मदद करती है। मैंने जो आपको बताई 2 प्रकार की मसल्स जो हमारे श्वसन की होती हैं, इंटरकोस्टल और डायफ्राम, वो मदद करती हैं। अब इंटरकोस्टल मसल होती कहाँ है, ये हमारे रिब्स में होती है। जैसे हमने पढ़ा कि फेफड़े जो हैं रिब्स के अंडर होते हैं, क्योंकि ये रिब्स इनकी सुरक्षा भी करती हैं, तो रिब्स के नीचे जो है लंग्स होते हैं हमारे। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिब के अंदर स्थित होती हैं, ठीक है। जब ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिब्स के अंदर, तो प्रेशर डालेंगी, लंग्स के साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। आप फोटो भी देख सकते होगे कैसे साइज कम या ज्यादा हो रहा है लंग्स का हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका साइज कम होता है जब प्रेशर पड़ता है, और जब ये रिलैक्स करती हैं तो इनका क्या होता है, साइज जो है लंग्स का बढ़ जाता है और सांस अंदर चली जाती है। जैसे ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर से क्या है, लंग्स का साइज कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बाहर चली जाती है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस जो आपकी चलती है। अब बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल, समझ गए होंगे, रिब्स के अंदर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, प्रोसेस चलती रहती है। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरकोस्टल मसल्स भी 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है उसका क्या काम होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती हैं, रिब्स के अंदर की तरफ स्थित होती हैं। जैसे ये रिब्स है हमारी, तो इनके अंदर की साइड कौन सी मसल्स होंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो क्या होता है, अंदर का साइज जो इंक्रीज कर देती हैं। जैसे ये रिब्स हैं, रिब्स का घेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, इनका साइज जो है बढ़ जाएगा, अंदर लंग्स का साइज जो है बढ़ जाता है, और हम जो वातावरण से जो हवा लेते हैं वो अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है। मतलब लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है कम हो जाता है और हवा जो है अंदर चली जाती है। इंटरकोस्टल मसल का काम यही होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका काम यही होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिब्स के अंदर होती हैं, तो लंग्स का जो है साइज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं वो अंदर चली जाती है। अब बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे होती हैं उसके बारे में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होती है रिब्स के ऊपरी साइड,
ठीक है, रिब्स के ऊपरी साइड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो रिब्स को अंदर की तरफ धकेलती हैं। जब ये रिब्स को अंदर की तरफ धकेलती क्या होता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनका साइज कम हो जाता है। ठीक है, उनका साइज जब कम होगा तो जो अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। तो यही प्रोसेस जो है चलती रहती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बीच। अब मैं एक बार फिर से आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं। देखो, दो प्रकार की मसल्स मैंने आपको बताई। इंटरकोस्टल मसल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैं हिंदी में आपको बताऊं तो आंतरिक इंटरकोस्टल मसल, और जो एक्सटर्नल होती है उसकी मैं हिंदी बताऊं तो आपको बाह्य इंटरकोस्टल मसल। मैंने बताया रिब्स के अंदर होती हैं, आपकी रिब्स के आसपास ही। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, जो आंतरिक इंटरकोस्टल मसल है, उसका काम क्या होता है, वो रिब्स के अंदर की तरफ होती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या करती हैं, रिब्स को बाहर की तरफ धकेलती हैं। मैं उस पहले वाली लैंग्वेज से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। ये हमारा रिब्स का केज है, फॉर एग्जांपल ये रिब्स का हिस्सा है, ये मसल्स अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स को बाहर की तरफ धकेलती हैं, और यहाँ पे जो है लंग्स के अंदर जो है साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो हवा हमें बाहर से लेनी होती है वो अंदर चली जाती है। जैसे ही साइज बढ़ेगा लंग्स का तो उसके अंदर हवा चली जाएगी। अब बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। वो क्या होती हैं, पसलियों के बाहर की साइड होती हैं, रिब्स के बाहर की साइड। बाह्य इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यहाँ पे तो क्या है, रिब्स को अंदर की तरफ धकेलती हैं। जब अंदर की तरफ धकेलेंगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनका जो जगह होती है वो कम हो जाती है, और सांस जो है जो हवा होती है बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बीच। विद चित्र मैंने आपको दिखाया, समझ आया होगा आपको। फोटोज के साथ और भी इजी हो जाता है। तो ये हुआ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का आपको जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब बात करते हैं दूसरी जो मसल थी एक, वो आपकी डायफ्राम। डायफ्राम मसल कहाँ पे होती है, आप देखोगे चित्र भी नजर आ रहा होगा, चित्र में स्पष्ट नजर आ रही होगी, लंग्स के जस्ट नीचे वहां पे जो होती है आपकी डायफ्राम मसल होती है। रिब्स से जस्ट नीचे जो आपकी स्थित होती है डायफ्राम। डायफ्राम मसल जो होती है ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है सबसे मजबूत मसल है, मतलब सबसे मेन रोल यही अदा करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हालांकि जो इंटरकोस्टल मसल है उनका भी मुख्य काम है, और इस मसल का भी जो है मुख्य काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब सबसे मजबूत मसल है ये। और ये दोनों लंग्स के जो है नीचे आपकी जुड़ी हुई होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस शेप में है ये आपकी लंग्स के जस्ट नीचे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो क्या होगा, इसका साइज जो है ये उभरा हुआ भाग क्या होता है, ये जो उभरा हुआ भाग है ये सीधा हो जाता है, और लंग्स के अंदर साइज जो है लंग्स का इंक्रीज हो, इसके ऊपर लंग्स है, ये जब ऐसा होता है तो लंग्स का जो है साइज कम होता है, हवा जो है इनमें नहीं आ पाती। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या करती है, सीधी हो जाती है। जब ये सीधी होगी तो क्या होगा, इनहेल की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर लंग्स के अंदर जो है जगह बढ़ जाएगी और सांस अंदर चला जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगी वापस तो क्या होगा, लंग्स का साइज फिर से कम हो जाएगा, और जो है हवा जो है प्रेशर से बाहर निकल जाएगी। ये है आपकी डायफ्राम मसल। मोटा मोटी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी, ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है हमें। आपको पता चल गया तीनों मसल्स का काम, मेन तीन मसल्स यही होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक, और लास्ट में जाते जाते सबसे एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा वापस। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वो मेनली दो प्रक्रियाओं से पूरी होती है। एक तो आपकी इनहेल होती है और एक्सहेल। इनहेल का मतलब ऑक्सीजन लेना, एक्सहेल का मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल का एक दूसरा नाम भी, इनहेल को आप कह सकते हो इंस्पिरेशन, और एक्सहेल को कह सकते हो एक्सपीरिएशन। ठीक है, इनहेल मतलब इंस्पिरेशन मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेल मतलब एक्सपीरिएशन सांस को बाहर निकालना। तो ये दो नाम इसके आपके हो सकते हैं, इनहेल और एक्सहेल के। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालने को आप इंग्लिश में इन दो वर्ड के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जो है थोड़े से टफ टॉपिक चल रहे हैं, कोशिश कीजिए समझने की। ना समझ आए तो क्या होता है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, एक एक बात को नोट करती रहिए साथ के साथ, फिर बाद में ठंडे दिमाग से उनको सोचोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हमने लंग्स और जो मसल्स का जो टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमने कवर किया। मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि आपके दिमाग में आ भी सकता है कि क्वेश्चन 5 होते वीडियो 15 मिनट का हो जाता है।
क्वेश्चंस 5 मिनट में भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि बेसिक से कंसेप्ट हैं और ये चीज़ क्लियर होनी जरूरी है 1 बाय 1। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई ना, फिर आपको एग्जाम में समस्या हो जाएगी। रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा लास्ट में, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। मेरे को जैसे ही एग्ज़ाम की कोई सूचना मिलेगी, अभी एग्जाम सूचना जिस हिसाब से मिली कि अगस्त तक आपके एग्ज़ाम की भी कोई संभावना बन नहीं रही है, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं स्लोली। जब एग्जाम आएगा तो एक रैपिड कोर्स चला देंगे क्वेश्चन आंसर का, आप बेफिक्र रहिए। तो उस टाइम पे एक अलग से कोर्स भी चला देंगे आपका रैपिड कोर्स, जिसमें आप रैपिडली बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, संयम बरता, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका, वो लास्ट वीडियो होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब एक टॉपिक को हम 3 वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।